जितेश, नमस्ते। हाँ भाई, बहुत ही काम की जगह पे हमारी बात आ गई थी और उसका नाम था डिस्कशन जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस का, जिससे मैं पिछली बार दे के गया था आपको, है ना भाई? हाँ, एज एक्सपेक्टेड की है क्या इसमें? पीपीटी लगा के रखिए, एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की है, देखो। हाँ, पता नहीं, दिखा दो। अरे वो बाहर जगह ही नहीं है गाड़ी लगाने की, ढूंढना यही, ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। सुबह सुबह तो फिर भी मिल जाती है, शाम को तो बहुत बुरी हालत हो जाती है इधर गाड़ी लगाने के लिए। यहाँ लगे, यहाँ चलते रहो। आज तो डिस्कशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपन उसमें चलाएंगे ना, क्या नाम है, 13 के साथ। तो कल के दिन पे है कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास मॉर्निंग के अंदर। कल कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है, ठीक है? वो मैं एक्स्ट्रा चला रहा हूं आपका, इसके सिवा। तो इनकेस अगर इधर लोड होगा तो उधर शिफ्ट कर लेंगे अपन, है ना? ऐसा सोचा हुआ है मैंने। उल्टा लोड तो 13 वालों का ज्यादा है यार। नहीं, आज कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास में 13 के साथ चला रहा हूं मैं आपको, ठीक है? हाँ, मतलब आपका काफी हद तक दिवाली से पहले काफी काम हो जाएगा, छोटे छोटे चैप्टर्स। आ सकती है अपनी कक्षा की तरफ से, टीम की तरफ से कॉल आने में क्या है? क्या प्रोबेबिलिटी? हाँ, कब, क्या बात कर रहे हो, तुम थे नहीं क्या? बाइनोमियल वगैरह सब पढ़ा लिया था। देखेंगे अभी क्या पढ़ाएंगे, पहले ही तो खत्म करूं। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन तो शायद हो चुका है, ये तो ऑलरेडी डन है ना भाई? ये तो ऑलरेडी डन है भाई, क्वेश्चन करवा चुका हूं ये वाला मैं। क्वेश्चन अपन चेक करते चले, नहीं तो बाद में तकलीफ हो जाएगी। क्या क्वेश्चन है? वन टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 50 टिकट्स नंबर फ्रॉम दिस। कितनों का जीरो होगा? सम ऑफ डिजिट्स सिलेक्टेड इज 8। गिवन द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स इज 0। ये गिवन है, ओके। और उसमें से 8 का सम कितनों का आएगा? 8 सम कितनों का आएगा? पहली बात तो ये देख लेते हैं, जीरो कब आता है, प्रोडक्ट जीरो कब आता है? प्रोडक्ट जीरो 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 पे आता है, 01 पे आता है, 02 पे आता है, 03 पे आता है, 04 पे आता है, 05 पे आता है, 06, 07, 08 और 09। इन पे तो आ ही सकता है, माने 10 तो ये टिकट हो गए। इसके सिवा 10 पे आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? 20 पे आ सकता है, 30 पर और 40 पे आ सकता है। तो कुल मिला के 14 टिकट्स ऐसे हैं जिन पर टिकट्स जिनका प्रोडक्ट जीरो है। तो पहली बात, तो प्रोडक्ट जीरो के 14 टिकट है, तो 14 14 वाले तीनों ऑप्शंस खुल गए, ये आउट हो गया वैसे ही। अच्छा, उनमें से सम 8 आना चाहिए। सम 8 सिर्फ एक का ही आ रहा है भाई, तो आंसर डी हो गया। ये क्वेश्चन बन गया था, अच्छा, गुड वन, ठीक है, गुड वन गुड वन गुड वन, ठीक है। अगले बार जाते हैं। थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न। प्रोबेबिलिटी, तीनों का डिफरेंट कलर है। कितनी है बॉलें? 3 रेड है, 4 ब्लू है और 2 ग्रीन है। 4 2 6 और 3 9 बॉल है। मतलब नीचे 9 में से 3 गेंदों को निकाला गया है और आपको सारी डिफरेंट चाहिए, माने 4C1, 3C1 और 2C1 ये चाहिए आपको। 4 थी, 12 दूनी 24,
इंटू 6, नीचे 9 8 7, 3 3 2, बी ऑप्शन हो गया, है ना भाई। देखो आपके सामने, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, 9 में से 3 गेंदें निकाल रहा हूं, एक एक सबकी दे दी बस मैंने। ये प्रोबेबिलिटी आपके सामने। 4 numbers are chosen at random without replacement from the set. अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर व्हेन अरेंज्ड इन द सम ऑर्डर फॉर्म्स एन एपी। अरे यार ये बड़ा गंदा काम है, फॉर्म्स एन एपी ना, इसमें तो एपी अलग अलग उसकी पहुंची आती है। 4 उसको ढूंढा गया है। एक बार अपन ये क्वेश्चन करा है आई थिंक, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने करा था आई थिंक। हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली सरीफुल, ऐसा क्वेश्चन जो है वो अपने करा है। अब 6 के 4 वाले देख लेते हैं। 4 चूजन नंबर फॉर्म्स एन एपी देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। ये स्टेटमेंट 2 चेक कर देता हूं मैं आपके सामने। अगर 4 नंबर जो हैं वो एपी में आते हैं तो क्या 1 से 20 के दौरान मैं 6 चेक कर देता हूं। 20 लिया, फिर अगला 14 होना चाहिए, फिर अगला 8 होना चाहिए, अगला 2 होना चाहिए। हो तो रहा है, +6 और -6 दोनों के अंदर बन गया भाई, एपी बन रही है ना। देखो ना मैंने आपके सामने एक एपी बनाई है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया ना। स्टेटमेंट 2 के फॉल्स होते ही ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये ऑप्शन भी मुझे कुछ चेक करना ही नहीं पड़ा, काम खत्म हो गया। मतलब मैंने कुछ चेक करा ही, लिटरली मैंने कुछ नहीं चेक करा, मैंने कुछ चेक ही नहीं करा। मैंने सिर्फ ये देखा कि 6 कॉमन डिफरेंस पे मेरे पास कोई एपी बन रही है कि नहीं बन रही, और बन गई। बनते ही स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, वो 3 में था ही नहीं, सिर्फ एक में ही था। क्वेश्चन ही फिनिश हो गया। मतलब मेरे को कुछ चेक ही नहीं करना, मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली, लिटरली मैंने कोई प्रॉब्लम, मैंने तो सिर्फ स्टेटमेंट चेक करा, एक स्टेटमेंट पिट गया तो वो एक सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है बताओ, कंसीडर 5 इंडिपेंडेंट ओके विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 फेलियर, 1 माइनस नो फेलियर है ना, कितनी जगह पे 5 के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1 माइनस P पावर 5 इज ग्रेटर देन 31/2, 31/32। ये कह रहा है भाई, तो जगह 1/32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P पावर 5, ऐसा। अब आप सोच लो, क्वेश्चन हो जाएगा। सही है ना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि P की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/2 से छोटी है कि ऑप्शन में है सीधा P0 से तो बड़ा होगा ना यार। नहीं, अगला ये 2 इवेंट इस तरह से है कि एक इवेंट में दूसरी इवेंट हो रही है। ये D है और D में C है, C इज ए सबसेट ऑफ D, ऐसा। और इनमें से सबसे सही क्या होगा, ये बड़ा गंदा काम है यार। ओके देखो ऐसा है कि जैसे किसी ने मुझसे PC/D पूछा, तो दैट इज नथिंग बट PD, और ऊपर होता है PC इंटरसेक्शन D, ये होता है। ठीक है ना। अब C और D में कॉमन क्या है, मेरे से कोई कहे ये C सेट, ये D सेट है और ये C सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो मैं कहूंगा C ही है यार। तो बेसिकली PC/PD लिखा हुआ है। अच्छा, और PC/PD में भी ये जो भी वैल्यू आएगी इट इज लेस देन 1 होगी। राइट है ना भाई। D बड़ा है तो PC/PD जो होगा वो 1 से छोटा होगा। अब देखो इसमें क्या सेटिंग बैठाते हैं। PC/PD इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या कहते हो आप, आपका क्या विचार, आपके विचार प्रस्तुत करो किस जगह पर ये है सर, ओनली लेस देन 1। हाँ सिर्फ लेस, ये हर हालत में 1 से तो छोटा होगा, क्योंकि PC की
वही कितने सी है, पीसी पीडी से तो छोटा है, देखते ही पता चलता है ये तो अपने पास ऑप्शंस क्या बनेगा ये बताओ आप। तो ऑप्शंस किधर लेके जाऊं मैं? सी ऑप्शन पे ले जाऊं? ऑब्वियस सी बात है, सी पे ले जाने में समझदारी है। देखो पी सी बाई डी जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है पीसी से छोटा होगा, क्योंकि ये एक से छोटा है। भाई इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये सी ऑप्शन एकदम बराबर है। 1/PD इज ग्रेटर देन 1। हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या दे रखा है भाई? एबीसी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है। अच्छा, अब देखो जो उसने मांगा ना उसको आप समझो। अब एक कॉम्प्लीमेंट माने ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन सी। इसका मतलब ये कि सामने वाला कह रहा है कि इट इज इक्वल टू पीसी और ऊपर हो जाएगा पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। यही कह रहा है शायद, है ना? अच्छा, अब इसको भी समझना तो पड़ेगा ये क्या कह रहा है भाई। अब हमारे पास में आंसर क्या है? मतलब सिर्फ सी हो, सिर्फ सी हो, ओनली सी हैपनिंग, ए और बी ना हो। ठीक है, अब क्या करें? अच्छा ओके, हाँ ये अच्छा हुआ नैतिक तने याद दिलाया, अच्छी बात याद दिलाई। एक मिनट होल्ड करना, सही कह रहा हूं। हाँ भाई, आप देखो सा, अच्छा हुआ नैतिक तुमने याद दिलाया बेटा, मेरे तो दिमाग से निकल गया था 80 क्वेश्चंस वाली बात। ठीक है, मैंने कह दिया अभी बाहर जाके। अच्छा, अभी ये क्या चीज है ना, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बहुत ही गजब चीज है। ये कह रहा है कि एबीसी तीनों एक साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, परंतु इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो दो, कोई भी दो दो। अब किसी टाइम पे मैंने सोचा था कि आपको इसको समझा सकते हैं कैसे। जैसे ये है, ये ए से पेयर अप हो रहा है और ये, हाँ नहीं ऐसे नहीं सोचा था मैंने, कैसे पेयर अप हो रही हैं चीजें। ये अगर ए सेट है, ये अगर बी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है। ओके, और पीछे चलता हूं। ओके, हाँ ऐसे देखें जरा सोच करके, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए इंटरसेक्शन बी फिजिबल है। ये सी सेट है, ये बी इंटरसेक्शन सी फिजिबल है, ए इंटरसेक्शन सी भी फिजिबल है। पेयर वाइज है ना हो रही है कहानियां। ओके, मतलब पेयर वाइज ये लोग, ऐसा है। अच्छा, पीसी इज ग्रेटर देन 0, लेकिन इन तीनों का कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आप जरा, तीनों का कोई कॉमन वो नहीं है। एबीसी तीनों एक साथ कहीं नहीं है, तो उसका तो आंसर 0 है। अब क्वेश्चन वाले ये कह रहा है कि ए ना हो, बी ना हो, सिर्फ सी हो। राइट है? अब जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया उसमें अगर मैं इसमें इसको किसी और कलर से दिखाऊं तो वो हिस्सा देखते हैं, आइए मिलकर के, जहां पे सिर्फ सी हो रहा है। तो अगर किसी ने पूछा सिर्फ सी हो रहा है, वो कौन सा इलाका है? जहां ए नहीं हो रहा और बी नहीं हो रहा, ये वो इलाका है जहां पे ओनली सी इज हैपनिंग। सही बात है। अच्छा, अगर इस इलाके में सिर्फ सी हो रहा है, ठीक है, और आप मुझसे चाह रहे हैं
इसके बारे में सोचने को। तो देखो ये जो भी आंसर आएगा, अब मुझे अगर सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है तो क्या हटा करके निकाला जा सकता है, बस वो मेरा जवाब हो जाएगा आई थिंक। अब आप कैसे मुझे पहुंचाते हैं इस आंसर तक, बताओ आप, आंसर बताओ आप, कैसे सोचें आप इसके आगे फर्दर कैसे भागू। पहला ऑप्शन कि जो हिस्से में ए नहीं है उसमें से पी भी हटा दो, ए कॉम्प्लीमेंट में से पी भी हटा दो। ओके, दूसरा है ए में से बी, बी वाला जो पार्ट है उसे हटा दो। तीसरा है ए हटा दो और बी हटा दो, जोड़ दो। चौथा है ए हटा दो माने नॉट ए में से नॉट बी हटा दो। मतलब बड़ा गजब है क्वेश्चन, नहीं नहीं लग रहा है कैसे है ये तो। किसी ने भी नहीं ट्राई किया क्या ये वाला क्वेश्चन, और किसी ने पूछा भी नहीं है मेरे से? हाँ ऊपर वाला तो ओनली सी है, एग्जैक्टली exactly. ऊपर वाला तो ओनली सी है। नहीं तो मेरे को ऐसे थोड़ी ना, आप ऐसे थोड़ी ना बोल पाओगे कि सर वो उस वाले में से ये वाला, मतलब मेरे को ये लग रहा है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ट्राई किया था लेकिन नहीं बना। सीम्स ऑप्शन वन सीम्स करेक्ट। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं, क्या आप कुछ भी बोल रहे हो। अभी तक तो बिल्कुल भी किसी का भी सही नहीं है। सी, निशांत सी। नॉट एग्जैक्टली। ओनली सी को इंटरसेक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ओनली सी को इंटरसेक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें। ओनली सी को इंटरसेक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट किया हुआ है। ये इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी क्या है वो भी तो बताओ जरा, मेरे को भी तो थोड़ा पता चले कि आपने क्या पढ़ा है इसमें। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, कुछ बताना चाह रहे हो शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा। अगर आप में से कोई बताए तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इतना देखा है। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और ये सब चीजें, एनी आइडिया, कोई किसी तरह का आप लोगों ने कहीं कोई प्लान वलान कराओ कि ऐसे सर मैंने तो ऐसे सोचा है, किसी ने सोचा है क्या? ये तो मैं भी अपनी तरफ से जो एक डायग्राम बना रहा हूं, आप में से कई लोगों के लिए तो बड़ा रोचक रहा होगा कि यार ये कौन सा डायग्राम है। नहीं, सर सर्कल का वेन डायग्राम बनाइए, आगे का फार्मूला बनेगा। सर्कल का वेन डायग्राम बनाइए, आगे का फार्मूला बनेगा। मतलब तुम्हारे सबसे ये वाला बनाया जाए।
और उसमें भी अगर तुम ये बोल रहे हो जिसमें ए ना हो, बी ना हो, ओनली सी हो, तो ये वाला हिस्सा। ओके, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट कोई दो होने के बाद तीसरे का कोई मतलब नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से ये अपने आप में जो लिखा है पी ए बार प्लस पी बी बार प्लस में पी सी बार लिखा है, पी सी लिखा है, अपॉन में पी सी लिखा हुआ, यूं किया ही नहीं किसी ने। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने थोड़ा भी भेजा लगाया हो। वैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, शायद आपको आइडिया भी नहीं है ना, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। क्या आइडिया ये देना है, एक सीन पहले ये भी समझ लेते हैं, ये आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है। देखिए साथ इंडिपेंडेंट इवेंट जो होती है ना, ठीक है ना, वो दो तरह की होती है। ठीक है, एक तो होती है पेयर वाइज, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट, सही है। अच्छा, एक होती है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब हो सकता है शायद आपको नहीं पता हो, तो बता देता हूं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, हालांकि ये बहुत ज्यादा भरोसे की जगह नहीं, मतलब बहुत काम की चीज नहीं है, नहीं तो बता देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास में इंडिपेंडेंट इवेंट जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। ठीक है, अच्छा अगर भाई देखो कोई इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वो पेयर वाइज तो होती है। ठीक है, मतलब कोई अगर जैसे कोई तीन इवेंट है, जैसे एबीसी अगर तीन इवेंट है तो वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, दोनों में से किसी भी तरफ जा सकती है। ठीक है, इनकेस जैसे अगर पेयर वाइज है तो पेयर वाइज का मतलब ये होगा, जैसे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, सपोज जैसे मैंने कहा एबीसी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। अगर एबीसी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है ना, तो इसका मतलब होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होगा, है ना। अच्छा, साथ में पी बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो अपने आप में पी बी इंटू पी सी होगा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे पी सी इंटरसेक्शन ए जो होगा, ठीक है ना, वो अपने आप में पी सी इंटू पी होगा। ये हुआ पेयर वाइज के लिए। अच्छा, अगर म्यूचुअली होगा ना, तो म्यूचुअली होने पे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी होता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज अगर जैसे तीन इवेंट अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो दोनों ही हो एक साथ में, कोई एक साइड भी हो सकता है। तो अब वो क्लियर करेगा कि पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, दोनों में से किस साइड जा रही है। जैसे है ना, इस पे एक छोटी चीज जरूर है, शायद मेरे पास में भी होगी, ठीक है ना, कि आपको ये जैसे क्वेश्चन के अंदर किसी ने सपोज दे दिया, ठीक है, मैं आपके सामने मेरे पास में क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, 4 डाइसेस आर रोल्ड। क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 4 डाइसेस आर रोल्ड, ठीक है ना। उसमें ए जो इवेंट है ना, वो क्या इवेंट है कि किसी ने बोला है कि फर्स्ट रोल इज 1 2 3, ठीक है ना। बी करके कोई इवेंट है कि जिसमें बोला है फर्स्ट रोल इज 3 4 5, ठीक है। और सी करके कोई इवेंट है जिसमें किसी ने बोला है कि सम ऑफ 2 रोल्स इज 9, ठीक है। अब उसने कहा है कि चेक इंडिपेंडेंस, चेक इंडिपेंडेंस, ठीक है। 4 डाइसेस आर रोल्ड, फर्स्ट रोल इज 1 2 3 और सेकंड दे रखा है 4, सॉरी ये क्वेश्चन में एक मुझसे एरर हुआ है, 4 डाइसेस आर रोल्ड नहीं है, सपोज 2 डाइसेस आर रोल्ड है, ठीक है। सपोज 2 डाइसेस आर रोल्ड, 2 डाइसेस आर रोल्ड, ठीक है। सपोज 2 डाइसेस आर रोल्ड, ए के नाम पे दे रखा है फर्स्ट रोल इज 1 2 3, सेकंड दे रखा है फर्स्ट रोल इज 3 4 5, थर्ड दे रखा है सम ऑफ 2 रोल्स इज 9, ठीक है। सम ऑफ 2 रोल्स इज 9। अब क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि इनकी इंडिपेंडेंस चेक करना है, ठीक है। अब जरा समझते हैं। अरे वाह, कुछ और दिमाग भी लगा रहे हैं। अभी रुको 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 रुको, आते आते उसमें भी आ जाता हूं मैं, अभी आपकी बात भी रखता हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, फर्स्ट रोल इज 1 2 3। अच्छा,
अब मेरे को क्या चेक करना चाहिए, मुझे चेक करना चाहिए इंडिपेंडेंस चेक करनी है, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी चेक कराना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाएगा जिसमें पहली दो डाइसेस रोल हुई ना, उसमें फर्स्ट पे 1 2 3 आ रहा है, और दूसरे में मतलब दूसरी इवेंट है, बी इवेंट है जिसमें फर्स्ट रोल पे 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रोल के अंदर एक पे 1 2 3 आ रहा है और दूसरे के अंदर फर्स्ट रोल पर क्या आ रहा है, 3 4 5 आ रहा है। इनकी इंडिपेंडेंस मतलब इनका पी ए इंटू पीबी अगर मैं चेक करता हूं, जैसे पी इंटरसेक्शन बी चेक करता हूं, तो आपके हिसाब से पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए, अब ये बताओ। अगर किसी ने कहा तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, फटाफट 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 बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा आपके हिसाब से? पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ आप ये समझ सकते हैं कि दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट तो सिर्फ 3 है, एक ही केस है। तो अगर देखा जाए तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6 होगा। ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो सिर्फ 3 है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि पी ए इंटू पीबी कितना है, अगर मैं आपसे पूछता पी ए इंटू पीबी कितना है, तो बताओ सब। पी ए 1 2 3 है, तो 1 2 3 होने पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। मैं और ढंग से लिखूं तो 3/6। भाई 1 2 3 3 है आउट ऑफ 6, तो 3/6 माने 1/2। सही है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 1/2। 3/6 दिखा दिया, दिखाने के बाद मैं इसे लिख रहा हूं 1/2। अब पीबी 3 4 5 है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहोगे नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, 1/6 1/4 के बराबर नहीं है। तो ए और बी के हिसाब से देखा जाए पेयर वाइज इंडिपेंडेंस सेट नहीं हुई। अब एक बार जरा और चेक करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी भी देखो आप। बी इंटरसेक्शन सी 3 4 5 है रोल पर और सम 9 आ जाए। अगर ऐसा हो जाए कि सम ऑफ 2 रोल्स जो है वो 9 आ जाए, बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं, तो कितने केसेस ऐसे हो सकते हैं जब हमारे पास में बी इंटरसेक्शन सी सम 9 आ जाए? राइट है, सोच के बताइए फटाफट से। सम ऑफ 2 रोल्स 9 आ जाए 3 4 5 के होते हुए, 3 4 5 के पेयर वाइज इंडिपेंडेंस। इतना जल्दी मत सोचिए आप, तो मेरे को जल्दी बताओ पहले ये कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पे आपके कितने केस बन सकते हैं? जैसे 3 है, 3 पर सम 9 आ सकता है जब 3 6 हो, माने एक केस। सही है, 4 अगर लिखा है, 4 आ रहा है, तो 4 पर 9 आ सकता है 4,5। सही है, तो 4,5 एक केस, और 4, नथिंग। ठीक है, अच्छा दूसरा फर्स्ट रोल पे 5 आ रहा है और सम 9 आ रहा है, इसका एक और केस 5 4। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 केस आउट ऑफ 36, क्योंकि सम 2 डाइस रोल हुए हैं। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी का, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी का आंसर कितना आ रहा है? 1/12 आ रहा है। अच्छा, अब जरा ये सोचो कि मैं अगर आपसे पूछता पीबी इंटू पीसी कितना आ रहा है, तो पीबी तो अभी भी 1/2 ही होगा। पीसी माने सम ऑफ 2 रोल्स इज 9, सम ऑफ 2 रोल्स इज 9 का मतलब हो जाएगा 13 - 9, 4/36, 4/36। राइट है, तो कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, ये हो गया 1/18। 1/18 1/12 के बराबर नहीं है, माने पेयर वाइज इंडिपेंडेंस फिर क्रैक हुई है। अगर किसी ने मेरे से पूछा होता पी ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हो जाएगा फर्स्ट रोल पे 1 2 3 आना, ठीक है, और सम ऑफ 2 रोल्स का 9 आना। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा केस है जो इंटरसेक्शन के साथ में जीतेगा, वो है 3 और सम का 9 आना, 1/36। सही है, कौन सा केस होगा वो? जब इस पे 3 आए और वो दूसरे वाले पे 9 आ जाए, तो एक ही केस होगा, तो 1/36। अब तब तक पीए इंटू पीसी सोचते हैं अपन, पीए इंटू पीसी इसके बराबर आ रहा है क्या? जरा जल्दी सोचते हैं। पीए कितना था हमारा? 1/2। ठीक है, पीसी कितना था हमारा? 4/36। सही है, कटपिट करके फिर से 1/18 आता, लेकिन 1/18 1/36 के बराबर नहीं है, तो मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि नो पेयर वाइज इंडिपेंडेंस। ठीक है, नो पेयर वाइज इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब किसी ने क्वेश्चन में पूछा होता अगर म्यूचुअली के बारे में, सर म्यूचुअली अगर चेक करें तो क्या ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है क्या? म्यूचुअली के बारे में पूछा होता तो मैं चेक करता कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी के टाइम पे सम दोनों का 3 आना, सम बोल रहा हूं, पी इंटरसेक्शन बी में 3 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में अवेलेबल है। अच्छा, साथ में सी के टाइम पे सम ऑफ 2 रोल्स इज 9 आना, तो बेसिकली दैट इज 1/36। पी इंटरसेक्शन बी अगर आप चेक करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1/36। अच्छा, अब आप चेक करो कि पी ए इंटू पीबी इंटू पीसी कितना आ रहा है। ठीक है ना,
पीए पीए हमारा कितना था 1/2, पीबी कितना था 1/2, पीसी पीसी कितना निकला था हमारा, पीसी निकला था 4/36। सही है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, देखो 1/36 1/36 के बराबर हो गया, तो ये मैच कर गया। तो ये अपने आप में एक ऐसी इवेंट है ये तीनों, जब हमारी कहानी इंडिपेंडेंट है लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। समझ रहे आप, अभी कहानी कैसी हुई, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हुई लेकिन पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं हुई, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं हुई है लेकिन म्यूचुअली हो गई है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तो प्रूफ हो गया, मतलब इंडिपेंडेंट है लेकिन उसने हमें बताया नहीं था कि कैसा वाला इंडिपेंडेंट, तो हमने चेक करके फाइनली चेक करा तो हमारे को पता चला भाई पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो नहीं है परंतु म्यूचुअली इंडिपेंडेंट जरूर है। ये एक्चुअल में कई बार अपन को आइडिया नहीं होता कि बेसिकली वो क्या डिमांड कर रहा है हमसे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि अब अगर हमने कभी देखा ही नहीं तो फिर तो तकलीफ रहती है। अच्छा, अब अगर तकलीफ है इस जगह तो कैसे आखिरकार क्वेश्चन में कैसे एंट्री करें, आई थिंक ये तो बन गया होगा। ठीक है, अब मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में एंट्री कराइए आप, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0 है। देखो इसका 0 होना बताता है साफ साफ कि वैसे भी पेयर वाइज है, अगर ये 0 आ रहा है ना तो वैसे ही पेयर वाइज हो गया। अब आप बताओ उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लाओगे, बिलाल बताओ क्या क्या लगता है कैसे बन गया तुम्हारा, क्या बना देखें क्वेश्चन। तब तक एक बच्चे ने मेरे को ये बोला था कि सर इससे 1 माइनस पीए पीए लिख लो सर आप, 1 माइनस पीए माइनस पीबी। हाँ भाई, नो आइडिया, करा ही नहीं तुम लोगों ने तो यार, ऐसे तो कैसे चलेगी गाड़ी, तुम लोगों ने तैयारी नहीं करके रखी। कोई तैयारी नहीं, 0 तैयारी है तुम्हारी। अच्छा वो बन गया था अपना ऐसा, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही तुम थ्रो मार रहे हो कुछ भी। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं किया ही नहीं है तुमने। हम्म किसी भी बच्चे ने नहीं करा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा बहुत जो समझ में आया मेरे को, ठीक है, एक बच्चे ने कोशिश करी है, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ उसने क्या बोला है, उसको भी देखते हैं। इसने बोला है कि पीसी में से पी ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, पी क्या बोला है, पी बी इंटरसेक्शन सी हटा दो, ग्रेट, प्लस में पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दो, ये कुछ ऐसा है। अच्छा लग रहे हैं, लग रहे हो लग रहे हो लग रहे हो सब। देखो ये मेरे को नहीं पता, अगर तुमने इस वाले रास्ते सोचा है, ठीक है, तो देखो इसमें ये अगर तुम इसको समझे ना तो तुम्हारे को ये समझ में आ जाएगा कि ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होते ही ये वाला पार्ट 0 हो गया।
तो ये वाला पार्ट अगर जीरो हो गया ना तो यहां से तुम्हारी थॉट बदल जाएगी। अब यहां के बाद में तुम्हारे पास में वही चॉइस बचेगी जो मैंने बताई थी। ये वाला पार्ट जीरो है, इसका मतलब ऐसा कोई कॉमन पार्ट नहीं है, फिर वही आ जाएगा आपके पास में घूम फिर करके। समझ रहे हो आप? ये अजीब सा जो मैंने बनाया था, ठीक है, यही वो कॉमन पार्ट है, ये बीच का पार्ट खाली रह जाएगा तुम्हारा। अच्छा, नाउ डिवाइड बाई पीसी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा लिटरली कि तुम लोगों ने क्या सोच करके किया है। इसको डिवाइड बाई पीसी कर देता हूं। कर लेना, आप करके आओ, देखो कल करके आओ, ठीक है, अगले पे चलते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स आर चूजन एट द रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट 1 से लेकर के 8 तक, द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम, मैं ये करवा चुका हूं, डन इन कॉपी है ना, टाइम क्यों वेस्ट करूं आप। अगले पे चलो। द मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर्स which exactly one is correct. The probability that the student will get 4 or more correct answers just by guessing it. हाँ भाई, ये वाला भी किया है या ये वाला छोड़ दिया? हाँ, मेरे को आप अपनी तरफ से आपके आंसर्स अपने उसमें लगा दो ग्रुप में, मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हमारे बालकों ने तो कर लिया, ये वाला क्वेश्चन तो जबरदस्त था। किसी ने भी अगर किया होगा तो दिख जाएगा ना, अगर किसी भी बच्चे ने कर रखा होगा तो ये तो पता चल जाएगा हमारे को। बताओ, ये वाला भी किया या छोड़ दिया? हाँ भाई, कर लिया, कैसे किया? हम्म, सिमिलर था बट अलग है, ये नहीं हुआ, कर लिया कर लिया कर लिया ग्रुप। ठीक है, बढ़िया। तो मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन के पास में 5 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चंस के 3 अल्टरनेट आंसर्स हैं, जिसमें से ठीक एक ही सही है। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स, इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, या तो 4 सही आंसर है या फिर पांचों के पांचों सही आंसर है। सही है, अगर आपके 4 सही आंसर हैं तो ऊपर वाले ने 5 में से कोई 4 क्वेश्चन चुने और उनमें कोई एक, ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेट आंसर्स, 3 में से कोई एक ही सही था, तो इसमें से सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, और वो आपका सही गया है इसलिए पावर 4 हो गई, और एक क्वेश्चन जो रॉन्ग गया उसके चांसेस 2/3 हो गए। अगले में 5 में से 5 की बात चल रही है, ठीक है ना, 5C5 होगा, और उसमें पांचों के पांचों सही है, इसके चांसेस 1/3, अगले वाले की पावर 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा इसमें क्या है। ठीक है, इसका मतलब मेरे को लगता नहीं इससे ज्यादा कुछ सोचा जा सकता है। राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी अपने आप में दो इवेंट इस तरह से है कि ए यूनियन बी का बार जो है वो 1/6 है। ओके, हम्म, तो एक तरह से देखा जाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/6 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5/6 हो गई। साथ में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू में दे रखा है 1/4। ठीक है, यहां से दे रखा है पी ए बार इज इक्वल टू में 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब पी ए की वैल्यू जो होनी है वो हो गई 3/4। सही है, अब हमारे को ये भी समझ में आ गया कि पी ए यूनियन बी जो होता है वो अपने आप में होता है पी ए प्लस पी बी माइनस में पी इंटरसेक्शन बी। सही बात है, तो पी ए की जगह कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और पीबी की जगह कितना हो जाएगा पता नहीं। ठीक है, अच्छा ये वाला हमारे को पता है इंटरसेक्शन बी इज 1/4, और यहां हमें पता है इट इज पी 5/6, तो हमको ये भी पता चल गया कि पीबी की वैल्यू 1/3 आ गई। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों इवेंट जो हैं वो अपने आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी होगा, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो। आपका इसका आंसर आ रहा है 1/4। ठीक है,
और इस वाले का आंसर आ रहा है 1/3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। और ये तो 1/3 1/4 आ गया। तो इसका मतलब ये तो बात पक्की हो गई कि इंडिपेंडेंट तो है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का तो, अरे इंडिपेंडेंट तो दिख ही गए सामने से, राइट है। लेकिन प्रोबेबिलिटी समान तो नहीं है भाई, पीए पीबी के बराबर नहीं है, पीए पीबी के बराबर तो नहीं है, क्योंकि पीए पीए अपना कितना है, तो 3/4, ये दोनों तो सेम नहीं आ रहे। तो इंडिपेंडेंट है पर इक्वली लाइकली नहीं है। आई थिंक इस पे तो मैं बिल्कुल ही 100% श्योर हो गया, इंडिपेंडेंट पर इक्वली लाइकली नहीं है, राइट। खत्म, अगले बात दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 इवेंट दे रखी है एबीसी और एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, exactly one of A or B occurs is equal to probability exactly one of B or C occurs, exactly one of C or A occurs। ओके, अब मेरे को ये बता दे बस, कोई भी बच्चा बस मेरे को एक लाइन में, आप एक लाइन में जवाब दे देना, ठीक है, बिना कंफ्यूजन के, कि ये जो लाइन लिखी है इसके अंदर क्या लिखना है मेरे को। ये इसका नोटेशन लिख दो बस, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है। इसका नोटेशन लिख दो बस, इसका नोटेशन, इस ये जो लिखा है ना इसका नोटेशन लिख दो कि क्या लिखा हुआ है, तो मेरे को ये पकड़ में आ जाएगा कि आप क्या समझे इसमें। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, इसका क्या मतलब होता है, बस बाकी मैं समझ जाऊंगा। ए यूनियन बी, श्योर है आप? एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, मतलब तीनों में, अब देखो ये दे रखा है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, अगले में दे रखा है एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी अकर्स, अगले में दे रखा है एग्जैक्टली वन ऑफ सी और ए अकर्स। तीनों की वैल्यू 1/4 दी हुई है। अगर तीनों की वैल्यू 1/4 दे रखी है तो फिर हम क्या क्या ले सकते हैं? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखें, अगर आपके हिसाब से ये वाली बात सही है तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज दिस, सही है। उसमें से क्या हटवा रहे हो आप लोग? उसमें से ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी ये नहीं, ए यूनियन बी ये है, ए यूनियन बी ये है पूरा। उसमें से क्या हटवा रहे हैं हम लोग? उसमें से ये बीच वाला इंटरसेक्शन पार्ट हटा रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, मतलब हम चाह रहे हैं आपके हिसाब से ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली ये हो या ये हो। अब बस आपके बीच, आपके मेरे बीच में हां या ना चलता रहे कि क्या आप एग्जैक्टली यही समझते हो कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स का मतलब ये वाला पार्ट हो और ये वाला पार्ट हो, जिसको मैंने शेड किया है। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स का मतलब क्या सचमुच में आप वेन डायग्राम वाइज यही समझते हैं? तो फिर मैं आगे प्रोसीड कर जाता हूं, तुरंत कर दूंगा, फिर मैं तुरंत कर दूंगा, ठीक है। रुद्र कह रहा है यस सर, क्या अपन यही चाह रहे हैं भाई सर प्रोबेबिलिटी के लिए? ना कुछ पीएनसी, हम पीएनसी लगा थोड़ी ना, हम तो बच्चों वाला गेम खेल रहे हैं। अब तो फटाफट से बता दो कि यही सही है क्या? और अगर यही सही है तो फिर तो हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, फिर तो मैं यूं सट करता चला जाऊंगा। पहली बात, ये एकदम सही बात है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स का मतलब सचमुच में यही होता है, कंफ्यूजन मत करिए आप, ठीक है। इसको समझिए, देखिए ठीक, देखिए अभी इस समय पर हम सी की बात ही नहीं कर रहे, ए और बी में से ठीक ए हो रहा है या ठीक बी हो रहा है। अच्छा ये है, इसको मैंने लिख देता हूं, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, ठीक है। अच्छा अब जैसे मैं दोबारा इसी को बनाता हूं, ठीक है। अब मैंने अगर बाय द वे सपोज ये वाला पार्ट लिया होता जिसमें बी पूरी तरह होता, ठीक बी ही होता, ठीक है, और यहां लिया होता तो मैं ये कहता ठीक सी ही हो रहा है। बी और सी में से बी और सी का कॉमन पार्ट नहीं हो रहा, ठीक या तो बी हो रहा है या ठीक सी हो रहा है, बी और सी दोनों एक साथ नहीं हो रहे। तो मैं इसे कैसे लिखता इंग्लिश में? मैं ये लिखता है एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी अकर्स। बिल्कुल सही बात बोलिए, एग्जैक्टली वन ऑफ बी एंड सी अकर्स। अच्छा अगर ये वाली बात सच है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हम बेसिकली अगर जैसे इसकी कहानी को कुछ ऐसे बांट लेते हैं, जैसे ये कहानी है ना, अब मैं इसको कुछ नाम देता हूं 1 2 3, ऐसा क्यों ले अपन, ठीक है, ऐसा लेते हैं 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, कॉमन पार्ट 4, कॉमन पार्ट 5, कॉमन पार्ट 6, फिर दिस इज 7,
मैंने कुल मिलाकर के 7 हिस्सों में बांट ली कहानी। जब मैं इसकी बात करता हूं ना, ए और बी अकर्स, तो एक तरह से मैं देखो यहां जब कर रहा था तो देखो सोचो, आप खुद ही सोचो मैंने किस किस हिस्से को शामिल कर लिया। जब मैं 1 बोल रहा था तो मैंने इस हिस्से को शामिल कर लिया, इस हिस्से को, देख रहे हैं आप 1 बोलते ही, ठीक है। अच्छा जब मैं 5 बोल रहा हूं तो मैंने 5 को बोलते ही ये वाला हिस्सा और ले लिया। अब आप देखिए वही शेडेड पार्ट हो गया, तो दिस इज 1 and 5, दिस पोर्शन इज 1 and 5। सेम वे इट इज 2 यहां से यहां तक, और जैसे मैं 6 बोलूंगा इट इज ऑल्सो, दिख रहा है आपको, तो 1 5 2 6 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो समझो आप, 1 5 2 6 होने से क्या मिलेगा मेरे को? मेरे को ये मिला कि क्वेश्चन वाला मेरे से ये बोला कि 1 + 5 + 2 + 6 मिला के तेरा 1/4 है, मिला के मेरे 1/4 है। अब दूसरी तरफ से अगर देखा जाए जैसे बी और सी, एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी अगर में क्या क्या आ रहा है देखो जरा, एक तो मुझे 5 मिल गया, एक मुझे 3 मिल गया, एक मुझे 2 मिल गया, एक मुझे 4 मिल गया, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 + 3 + 4 + 5, ये मेरा 1/4 और आ गया, राइट है। अब लास्ट वाले पे आते हैं। इसी तरह से एक और भी होगा जिसमें एग्जैक्टली ए और सी आएंगे। एग्जैक्टली ए और सी में मेरे पास में ए के नाम पर आ जाएगा 1 4 और 6 3, ठीक है, 1 4 6 3, और इसका भी आंसर 1/4 ही होगा। अब जैसे मेरे को ये मिलेगा तो मैं सबको एडअप करूंगा, तो मुझे पता है हर चीज मेरी 2 बार आ चुकी है ना। तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स कितना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, दिस ऑल। अच्छा इस कहानी में 7 नहीं आया क्या कहीं पे भी ना? 7 आया ही नहीं, इजिकल टू में टोटल हो गया 3/4। अब आप यहां तक देख लो पहले कि अपन यहां तक एकदम करेक्ट 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 उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। अब देख लो आप फटाफट से कि क्या हमारी यहां तक की कहानी एग्जैक्टली सही जा रही है कि नहीं जा रही। माने हमारे पास में 3/8 आ गया भाई, यहां से 3/8 आ गया, माना हमारे को पता चल गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इजिकल टू 3/8, करेक्ट। अच्छा अब यहां से आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, माने ये 7वां हिस्सा, 7वें हिस्से की वैल्यू 1/16 है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसमें 7 और जोड़ दूं, इसे आप 3/8 बोलो या फिर 4/16 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं इतने हिस्से को ले रहा हूं ना, तो इसको छोड़ करके अब मेरे पास सब आ चुका है, इस वाले हिस्से को छोड़ करके मेरे पास सब आ चुका है। ये दिस ऑल इज नाउ माइन, ये सब मिल गया मेरे को, ये सब मिल गया मेरे को, यहां से लेके यहां तक, इस बीच वाले को छोड़ करके मेरे पास में सब आ गया। अगर मैं 7वां और ला दूं, अगर मैं 7वां और जोड़ दूं, तो मेरे पास तीनों किडनी आ जाएंगी पूरी। और तीनों का मतलब होता है, तीनों के आने का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आना, और ए इंटरसेक्शन, सॉरी मैं गलत बोल गया, ए यूनियन बी यूनियन सी का आना, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी का आना, और इसे बोलते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी और सी। तो एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी में सिर्फ एक ही चीज की कमी है, 7 की। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तक तो आ ही चुका है, इसमें 7 और जोड़ दो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैंने इसमें 7 जोड़ दिया तो मेरा आंसर विल बी 5/16, और 5/16 कहीं आंसर में ही नहीं है। ये कैसे कर दिया हमने? अच्छा देखो हमने भी तो चमत्कार किया होगा ना, 6/16 है भाई ये डबल करने पे, तो ये 7/16 हो रहा है भाई, 7/16 माने बी ऑप्शन। हाँ कर सकते हैं ना, क्या तकलीफ है। मैंने आपसे बस एक ही चीज पूछी थी, बस अगर आप वो सही पकड़ रहे हैं ना, तो वेन डायग्राम काफी हद तक क्लिक कर रहा है। और आपका जो पहला क्वेश्चन था ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें भी आप वेन डायग्राम पिट रहे हैं। देखता हूं बेटा क्या नहीं, ठीक है, ग्रुप में देखता हूं मैं जाकर के, है ना। पहले तो अभी इस पे चल रहे हैं, ठीक है, यहां तक हो जाए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना। क्वेश्चन में दे रखा है एक बैग है जिसमें 4 रेड है और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल जो है उसको निकाला गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, drawn at random from the bag and color is observed. This ball along with the 2 additional balls of the same color are returned into the ball. Now if the ball is drawn at random from the bag, then the probability that drawn ball is red. हाँ भाई, अपना बना या नहीं बना फटाफट से बता देना। तब तक हमारे पास में एक बैग है जिसमें कितनी 4 रेड है और 6 ब्लैक बॉल्स हैं।
एक बॉल को निकाला जाता है बैग में से, उसका कलर ढूंढा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इस बॉल को, और रिटर्न टू द बॉल। अच्छा, अब देखो दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं कि आपने जो बॉल निकाली वो रेड थी, अगर बॉल रेड निकाली वो रेड थी, अगर रेड निकली होती तो रेड के साथ वो दो और रेड जोड़ते और अंदर रख देते, तो अब आपके पास में नई रेड हो जाती, 6 रेड हो जाती और 6 ब्लैक हो जाती। ठीक है, और फिर ये वापस उससे रेड निकलवाना चाह रहे हैं। इनकेस अगर आपकी ब्लैक बॉल निकलती, ठीक है ना, तो वो 2 ब्लैक और डालते, तो आपके पास में अब हो जाती 4 रेड और 8 ब्लैक, और फिर वापस रेड के निकलने के क्या चांस है। बस यही तो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन डन है। क्या मेरा अंदाजा ख्याल है आप में से कोई भी समझ जाएगा। अब देखो, अब पहली चीज, इसके रेड आने के क्या चांस थे, रेड, अभी रेड आने के क्या चांस थे, तो इस समय पर रेड आने के चांसेस है 4/10, 4/10। ठीक है, इसके ब्लैक आने के चांसेस क्या है, 6/10। अच्छा, अब वापस से रेड आने के क्या चांसेस हैं, 6/12। अभी रेड वापस से आने के चांसेस क्या है, 4/12। सही बात है। तो हमारे पास में अगर देखा जाए कि ड्रॉन बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या निकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकली 4/10, फिर 6/12, या 6/10 और 4/12। दैट्स इट। चेक कर लेते हैं अपने पास में क्या, 6/12 माने 1/2 होता है, 2 से कैंसिल होता है, 2/10 माने 1/5 तो इसका बना, और 4/12 मतलब 1/3। ठीक है, 3 से 2 गया, 2 से 5 गया, 1/5, तो ये गया 2/5। लो, सी ऑप्शन हो गया। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, आप इसको दोबारा से वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना, आप जैसा मैं बोल रहा हूं वो मैं लिख रहा था, मैंने इसमें कोई भी गणित नहीं लगाई है भैया, जैसा आ रहा था वैसा वैसा फेस करके करता चला गया मैं। रेडी, ये तो, अरे बाबा ये हो गया था, वाह, जे एडवांस में आ जाता। चलो कोई नहीं, ये हो चुका है, डन है, ऑलरेडी डन है। आगे बढ़ते हैं, रेड और ग्रीन ट्री डायग्राम बताया था मैंने आपको। ठीक है, U1 एंड U2 अपने आप में 2 अर्न्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 2 अर्न दे रखे हैं भाई। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है 2 अर्न है U1 और U2, इस तरह से कि U1 के पास में 3 व्हाइट और 2 रेड है। एक से U1 एक अपने आप में एक अर्न है, 2 रेड और 3 व्हाइट है। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं, U2 करके एक और है, उसमें सिर्फ एक ही व्हाइट बॉल है, U2 में एक ही व्हाइट बॉल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्या कह रहे हैं, एक फेयर कॉइन इज टॉस्ड, if the head appears then one ball is drawn from U1 and put it into U2। अगर टेल आ जाए तो 2 गेंदें निकाल करके U1 से U2 में रख देते हैं। ठीक है, 2 इंसिडेंट हो सकती हैं। ठीक है, यहां से 2 इंसिडेंट सोच रहा हूं मैं। अगर हेड आया तो, अगर हेड आया तो क्या होगा, U1 में से एक बॉल मिला करके U2 में रख दी जाती है। ठीक है, समझ रहे आप, अगर हेड आया तो एक बॉल U1 से निकाल करके U2 में रख दी जाती है, तो 2 संभावनाएं होती हैं। ठीक है, U1 में ऑलरेडी 2 रेड 3 व्हाइट बॉल है, आप सब हेड आने पे उसको इसमें से गेंद निकालोगे तो वो रेड भी होती है और व्हाइट भी होती है। सही है, रेड भी होती है और व्हाइट भी होती है। अगर रेड निकलती है और आप इसमें U1 में रखते हो, है ना, U2 में रखते हो, तो U2 का सीन क्या हो जाएगा, U2 में ऑलरेडी एक व्हाइट है, तो एक व्हाइट हो जाएगी और एक रेड हो जाएगी। अच्छा, और अगर आपने एक व्हाइट निकाल के इसमें रखी तो आपके पास 2 व्हाइट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, अब U2 से व्हाइट आने के क्या चांस है, U2 से व्हाइट निकालनी है अपने को। ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ये तो कब, जब हेड आया। अब टेल आने पे क्या होगा, टेल आने पर हमारा U1 ये रहा, है ना, ये हमारा U1 है। U1 में ऑलरेडी 2 रेड 3 व्हाइट है। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूं, या तो रेड निकलेगी या व्हाइट निकलेगी, एक गेंद निकालता हूं तो 2 गेंदे, 2 रेड या 2 व्हाइट, क्योंकि इसने अगले में बताया है कि टेल आने पे 2 गेंदें निकालनी है और उठाकर मिलानी है किसमें, U1 में। U1 में मिला लेंगे। ठीक है, U1 में अगर मैं मिलाता हूं तो 2 रेड होने पर ये 2 रेड और एक व्हाइट हो जाएगी, और अब आपको वापस से व्हाइट निकालने का मन है। ठीक है, निकालेंगे बाद में। ठीक है, अगर भाई 2 व्हाइट मिला दी तो अब ये 3 व्हाइट हो जाएंगी U2 में। ठीक है ना, और आपको व्हाइट निकालनी है। ठीक है, सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ, काफी हद तक मतलब मैंने एक डायग्राम बनाया कि कह क्या रहा है। ठीक है, हम एक एक करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, कि मेरे को व्हाइट बॉल कैसे कैसे मिल सकती है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कैसे मिल सकती है? देखो, हेड आएगा, इसके चांसेस क्या है? 1/2 है। 1/2 चांस होते हैं भाई, हेड आने के चांसेस 1/2। अच्छा, इसमें से रेड आने के क्या चांस है? इसमें से रेड आने के क्या चांस है ना, जरा सोचते हैं। U1 में से रेड आने के चांसेस है 2/5 और व्हाइट आने के चांसेस है 3/5। ठीक है ना? तो हेड आए, हेड आए, फिर रेड आए। हेड आया, आपने इसमें से एक गेंद निकाली, और रेड आ गई, उसके चांसेस 2/5। फिर आपके पास जो पोजीशन बनी उसमें से व्हाइट आने के चांसेस, एक व्हाइट एक रेड में से व्हाइट आने के चांसेस 1/2। या नीचे वाले पे आ जाओ, नीचे वाले पे, या फिर हेड आने पर व्हाइट आया, हेड आया, फिर व्हाइट आया, उसके चांसेस 3/5। और अब आपके पास दो व्हाइट हैं, उस दो व्हाइट में से एक व्हाइट आने के चांसेस 1। दोनों व्हाइट हैं यार, तो आपके पास चांस 1 हो गया। ठीक है, व्हाइट ही तो निकलेगी अब, है ना? अब नीचे वाले टेल वाले केस में आ गया। टेल वाले केस में टेल आ चुका है, टेल आने पर 2 रेड है, टेल आने पर 2 रेड निकली, इसके चांसेस क्या है? 2/5। ठीक है, अच्छा, इसके चांसेस, 2 व्हाइट के चांसेस क्या है? दोनों रेड निकली। दोनों को एक साथ निकाली जा रही है। अब यहां थोड़ा मैं किस लिए स्टक हुआ, मैं समझता हूं। ये तो देखो, मैं सप्तांशु, मेरे भी दिमाग में एग्जैक्टली आया। ठीक है, अब देखो, ये सप्तांशु और मेरे दिमाग में एक जो तुरंत अटकाट की आई ना, वो क्या है बताता हूं। देखो, हम दोनों के दिमाग में आया, वो दोनों रेड हो सकती है, दोनों टेल हो सकती है, सॉरी, दोनों रेड हो सकती है, दोनों व्हाइट हो सकती है, या एक केस और हम मिस कर रहे हैं। और वो कौन सा केस है? जब कहानी में हो सकता है सर एक रेड एक व्हाइट निकले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। एक तीसरा केस क्यों मिस कर रहे हो आप? एक रेड एक व्हाइट नहीं, ये इसमें एक रेड एक व्हाइट भी तो हो सकती है। अगर एक रेड एक व्हाइट आती है, तो एक रेड एक व्हाइट होने पर अभी U2 का क्या केस हो जाएगा? अब उसके पास में U2 के पास एक रेड हो जाएगी और 2 व्हाइट हो जाएंगी, और फिर से हमारे को व्हाइट निकले, मतलब एक केस और है ना? मस्त क्या? अरे, दिख रहा है आपको क्या खतरनाक सीन चल रहा है? मतलब अब आप सोचो, 2 रेड निकालनी है हमारे को, 2 रेड। अरे बाबा, क्या चाहता है ये अच्छा इंसान नहीं है, ये मन से नहीं मांगता, ये कुछ और मांग रहा है। ठीक है, अब मैं यहां से इसको मिटाने नहीं चाहता। ठीक है, इसको यहां से अब मैं 2 रेड की बात करूंगा ना, मैं यहां लिख दूंगा 2 रेड, ताकि आप पकड़ जाओ। ठीक है, अब आप देखो, 2 रेड आने के चांस क्या है? दोनों रेड आ जाएं, इसके चांस है 2C2/5C2। 5 में से 2 गेंदें निकाली, जिसमें दोनों में से 2 रेड में से निकली। फिर हमारे ये केस बना, और इसमें से व्हाइट आने के चांस, इसमें से व्हाइट आने के चांसेस 1/3। या फिर टेल आया, टेल आने पर 2 व्हाइट निकली, 2 व्हाइट कितने में से? 3 में से, 3 में से 2 व्हाइट निकली, 5 में से 2 में से, 5 में से 2 गेंदें निकाली, उसमें से 3 में से 2 व्हाइट निकल गई। फिर अगले के पास में फोटो आ गई 3 व्हाइट वाली, और अब व्हाइट निकलने के चांसेस 1, अगला 1/2। ठीक है, नेक्स्ट एक व्हाइट एक रेड निकली, एक व्हाइट 2 में से 1 निकली, एक रेड निकली, 3 में से 1 निकली। ठीक है, 2 में से 1, 3 में से 1, कब? जब मैंने 5 में से 2 निकाली। और अब सीन बन गया है एक रेड एक व्हाइट, और चांसेस हो गए हैं 2/3। मैंने कर दिया, अब आप मिलाते रहना। ठीक है, मेरी तरफ से डन है। ठीक है, अब आप आराम से मिलाते रहना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल U2 बीइंग व्हाइट, ऐसा राम, ये 23/30 है, 23/30। कह नहीं सकते इस बारे में, मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी हो सकता है 23 सही में भी हो। आप लोगों के पास में ऑप्शन से देख लो, उसमें कोई चिंता नहीं। अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है या वही क्वेश्चन है? हाँ? एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन क्या था? तो फर्स्ट क्या था? अरे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा, ओके 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 ओके।
हैड अपीयर देन वन बॉल, वही सेम चल रहा है, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम U2, ओके, U2 से निकली गई गेंद व्हाइट है ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी दैट हैड अपीयर्ड। हाँ, आप में से कितने लोगों को यह पता है कि अब ये कौन सी, ये कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उस जगह का नाम बताओ, फटाफट 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 बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, थर्ड में उल्टा पूछा है, बिल्कुल पूछा उल्टा, कोई किसी को याद है वो क्या उल्टा क्या था, क्या है सर, अब यहां ये लगा दो सर, आप ये लगा दो, ये हो गया क्वेश्चन, जल्दी बताओ जल्दी, क्या 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 यहां क्या लगाऊं मैं कि मेरा आंसर आ जाए, जल्दी से बता दो कि सर ये हाँ, बेस थ्योरम सर, बेस थ्योरम लगाओ ना आप तो, कैसे, अरे हमारी व्हाइट निकली थी ना, उसकी इतनी लंबी प्रोबेबिलिटी थी, उसमें से यहां तक जो थी ना हेड वालों की प्रोबेबिलिटी थी, और ये सब टेल वालों की प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें से हेड वालों को ऊंचा कर दो, बेस लगा दो सर, आप काम खत्म करो, काम भाग गया है? देखा मैं कुछ कह रहा था, अच्छा ये तो ओके डन है, इसमें ये जो आंसर आता है ये हेड वाले को ऊपर कर देना, बेस लग जाएगा, कर लोगे ना, चलो आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बेस लगा ला, बेज याद से, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये करा है, कर रखा है क्या कॉपी में, ई और एफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अकरिंग 11/8 ना, प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम अकरिंग इज 2/25, अगर पीटी जो है वो डिनोट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट टी को अच्छा ओके, देन पीई कितना होगा और पीएफ कितना होगा, ये अपन लोगों ने कर रखा है क्या, जल्दी से बता देना, अगर कर रखा है तो फिर अपन दिमाग नहीं लगाएं। सर ये हो चुका है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं नेक्स्ट पे ही चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये ऑलरेडी डन है भाई, ऑलरेडी डन है हमारी, ऑलरेडी डन है, कहीं कहीं किया हुआ होगा। नेक्स्ट एक शिप में, अरे वाह देखो ना, अब लगा ना थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक शिप में 3 इंजन, E1 E2 E3 इंजन जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, माने पहले इंजन में कोई खराबी है तो उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दूसरे में खराबी है तो तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद द प्रोबेबिलिटी। अच्छा देखो अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन 1 वर्क काम करे 1/2, E2 इंजन काम करे 1/4, E3 इंजन काम करे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, ठीक है। फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल कम से कम 2 इंजन का तो चलना जरूरी है, ओके है ना, मतलब कोई भी 2 चले, है ना। आगे क्या कह रहा है, अच्छा और इंडिपेंडेंट और है, आप समझे, माने E1 और E2 ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, माने 1/2 इंटू 1/4 माने 1/8 है। ये भी बोल गया अगला चुपचाप कि 2 इंजन कम से कम काम करने चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है सुनो जरा, मस्त बातें बोलेगा ये, क्या बोल रहा है, लेट एक्स डिनोट्स द इवेंट्स की शिप जो है वो काम कर रहा है, और x1 x2 x3 ये बताता है कि हाँ ओके, अब क्या बोल रहा है कि x1 जो है ना वो ये बताता है कि E1 काम कर रहा है भैया बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनाया भाई। अच्छा अब एक एक करके तोड़ते हैं, सबसे आसान सबसे मुश्किल, ऐसे सोच सोच के चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैं इसमें इसका ए वाला पे नहीं जा रहा, कॉम्प्लीमेंट वाले पे नहीं जा रहा, मैं पहले जा रहा हूं बी पे, कि एग्जैक्टली 2 इंजन ऑफ द शिप आर फंक्शनिंग, ठीक है। गिवन एक्स, एक्स है कि शिप जो है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप अब आपका भी रोल आ जाए, आपका रोल क्या है, आपका रोल ये है मुझे जल्दी से बताना ये एक्स क्या चीज है, एक्स क्या चीज है, एक्स एक्स के बारे में बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, एक्स के बारे में आप क्या सोचते हो कि एक्स क्या चीज है, एक्स क्या चीज है, जल्दी बताइए कि एक्स सर ये है, एक्स का ये मतलब है, माने मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सोचनी है तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का क्या मतलब है,
मतलब मैं कैसे सोचूंगा, मतलब मेरे दिमाग में डायलॉग क्या आएगा, क्या कैसे सोचना है कि एक्स का मतलब शिप ऑपरेशनल है, ठीक है ना। हाँ, इंजन काम कर रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि शिप इज ऑपरेटेबल, शिप में इंजन काम कर रहा है, वर्क कर रहा है इंजन। अच्छा, इंजन अगर काम कर रहा है, ठीक है, शिप ऑपरेशनल है, इंजन काम कर रहा है नहीं, शिप काम कर रहा है, शिप चल रहा है। शिप कब चलेगा, जब कोई दो इंजन काम करेंगे, ठीक है ना। शिप कब चलेगा, कभी जब दो इंजन काम करेंगे। तो देखो दो दो इंजन कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन से दो दो इंजन काम कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब कैसे हो सकता है कि पहला इंजन काम करे 1/2 चांस, दूसरा इंजन काम कर रहा है 1/4 चांस, तीसरा नहीं कर रहा, दो काम कर रहे हैं चलेगा, तीसरा नहीं कर रहा माने थर्ड इंजन काम नहीं कर रहा 3/4 चांस, या पहला नहीं कर रहा, पहला नहीं कर रहा के चांसेस 1/2, दूसरा कर रहा है 1/4, तीसरा भी कर रहा है 1/4। या देखो अब की बार पहले वाले में तीसरे इंजन को बंद कर दिया था हमने, इस वाले में हमने फर्स्ट इंजन को बंद कर दिया क्योंकि दो से काम चलता है। अब दूसरे वाले ने कहा बंद हो जाते हैं, दूसरे को बंद कर देते हैं। पहला काम कर रहा है 1/2, दूसरा बंद करते ही 3/4 और तीसरा काम कर रहा है। या देखो पहले अभी तक कोई दो ही काम कर रहे थे, ऐसा भी तो होता है तीनों काम कर जाए सर तीनों काम करेंगे तो उससे चांसेस 1/2 1/4 1/4। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अभी सोच लो, पहले पहले यहां तक समझ लेना, अरे कोई लंबा काम नहीं है, आप तो सिर्फ इसको फेस करो, फेस करते ही अपने आप दिख जाएगा। फेस करो, फेस करो क्वेश्चन को, फेस करो, फेस जैसे जैसे फेस करोगे दिख जाएगा। तीनों भी तो काम कर सकते हैं ना, तीनों कर रहे हैं ना, तो मैंने लिखा। अब ये हमारे पास में शिप इज ऑपरेशनल। अच्छा, ये कह रहा है कि उसमें से ठीक दो काम कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग कर दो। ये क्या बोला कि शिप मतलब इंजन चल रहा है और उसमें से एग्जैक्टली दो वाले अलग कर दो, एग्जैक्टली दो वाले अलग कर दो, ठीक है। तो मेरा नाना ख्याल है शायद आप में से कई जने समझ गए होंगे कि सर ये जो है ये लिख रखा है 1/2 3/4 1/4, ठीक है, प्लस के अंदर लिखा हुआ है 1/2 1/4 1/4, ठीक है, प्लस में लिखा हुआ है 1/2 3/4 1/4, प्लस में लिखा है 1/2 1/4 1/4। इसमें से कोई दो काम कर रहे हैं, वो ये वाले हैं तीनों, इन दो को ऊंचा कर दो। तो आप इसको 1/2, ठीक है ना, 1/2 1/4 3/4 प्लस 1/2 1/4 1/4 प्लस 1/2 3/4 1/4 का सारा ऊपर कर दो। हाँ, इन तीन को मैंने ऊपर कर दिया, तीन को ऊपर करते मेरा आंसर आ जाएगा बेस, एग्जैक्टली बेस। और क्या आंसर आ जाएगा, खट्ट से आंसर आ जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें आंसर में यही तो निकालना है कि जब इंजन काम कर रहा है उसमें से दो के काम करने पर कितना प्रोबेबिलिटी होगा। आई थिंक आप में से कोई भी समझ सकता है कि यार ये तो मतलब उतना मुश्किल नहीं था सर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला तो हो ही जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या मतलब है सर, ठीक है, ये तो हमारा सेकंड हो गया बी। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर ये क्या मतलब है, x1 नहीं है और x ऑपरेशन। मैंने इसको समझ सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो कि आप बेसिकली इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन की डिमांड बताओ। डिमांड कि सर ये शायद ये मांग रहा है कि इंजन तो काम कर रहा है, गिवन है कि इंजन काम कर रहा है, ये गिवन है, परंतु उसमें से x1 नहीं हो रहा। x1 क्या चीज है, इंजन 1 का काम करना, माने इंजन 1 के काम करे बगैर शिप चल रहा है, इंजन 1 के काम करे बगैर शिप चल रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इंजन 1 के काम करे बगैर शिप चल रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो पहली बात, अब मेरे को ये पहली बार इसको सॉल्व कर ही लेने दो, कर ही लेते हैं, आजा यार सॉल्व, है ना, अपन सब मिलकर के कितने होते हैं, ये 16 ना 32 तो नीचे तो 32 आ रहा है, ठीक है, ऊपर गिन लेते हैं 3 + 1 + 3 + 1 कितना हो गया, 4 और 4 8/32, 8/32 माने 1/4। तो मैं ये पहले इसको क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब ये है
कि इंजन काम कर रहा है, मतलब इंजन बोल रहा हूं, शिप ऑपरेशनल है, इसके चांसेस हैं 1/4। इसके चांसेस मतलब ये सब, उसमें से E1 काम करना बंद कर दिया और फिर भी इंजन काम, फिर भी शिप चल रहा है। E1 काम नहीं कर रहा और माने एंड शिप ऑपरेशनल है। इंजन 1 काम नहीं कर रहा और शिप ऑपरेशनल है। इसके क्या चांसेस है? तो इंजन 1 काम नहीं कर रहा है ना, मतलब इंजन 1 काम नहीं कर रहा और शिप ऑपरेशनल की प्रोबेबिलिटी ये रही, और उसमें से इंजन 1 काम नहीं कर रहा ये रहा, तो उन दोनों में कॉमन यही है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं 1/2 इंटू 3/4 इंटू 1/4। ठीक है, 4 से 4 कम कर देते हैं, आंसर है 3/8। है क्या कोई आंसर? 3/16। तो इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन बेसिकली। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। अब यहां आएगा थोड़ा सा जोर थर्ड ऑप्शन में कि सर ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि आप सोचो और ये सोचो। मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं यार, तुम एकदम से कैसे चल रहे हो, है ना। ये कह रहा है कि इंजन 2 काम कर रहा है, इंजन 2 काम कर रहा है, इंजन 2 काम कर रहा है। इसमें थर्ड काम नहीं कर रहा, इंजन 2 काम कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये रही। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/32। ठीक है, अब इसका आंसर सोचो, ये क्या है सर? 1/8 आना चाहिए। नहीं यार, मेरा आंसर तो बराबर आ रहा है। E1 काम नहीं कर रहा। अरे नहीं 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 नहीं, तुम बराबर बोले। मैंने ये वाला कॉपी कर दिया, मेरे को लगा फर्स्ट कॉपी करना है, दिमाग ने पकड़ा फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तो मैंने फर्स्ट कॉपी किया है। जबकि इंजन 1 काम नहीं कर रहा ये वाला है। ठीक है, ये वाला इंजन 1 काम नहीं कर रहा, ये वाला है। सही बोला बच्चा। ठीक है, इंजन 1 काम नहीं कर रहा, सही कह रहा हो, सही। इंजन 1 काम नहीं कर रहा, ये वाला कैसे? ये वाला। ठीक है, तो 1/2 1/4 1/4 सही है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो आंसर इज 1/8। सही बोला, लेकिन अपना आंसर फिर भी सही है। अच्छा, ये वाले पे मेरे को इससे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। हाँ भाई, अगला ये X2 इंटरसेक्शन X क्या बोला है? इंजन 2 के साथ कोई भी काम कर सकता है, इंजन 2 के साथ कोई भी काम कर सकता है। X2 काम, हाँ अब सरीफुल बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सरीफुल बोल रहा है कि इंजन 2 जो है वो काम कर रहा है और शिप चल रहा है। बिल्कुल सही, X2 काम कर रहा है और इंजन भी चल रहा है। निखिल बोल रहा है X2 भी काम कर रहा है और शिप भी चल रहा है। X2 काम कर रहा है और शिप भी चल रहा है। X2 किस किस जगह पे काम कर रहा है? देखो, उनको अलग कर देते हैं। X2 किस किस जगह पे काम कर रहा है उसको अलग कर दो बस। X2 किस किस जगह काम कर रहा है? यहां कर रहा है देखो, ठीक है, यहां कर रहा है देखो, इसमें नहीं कर रहा, और यहां कर रहा है देखो सर। इन तीनों जगहों पे X2 काम कर रहा है और इंजन भी चल रहा है। और अगर ऐसा है तो सर इसको अलग करो सर आप। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/32। 5 वाले की वैल्यू कितनी होगी? 1/32। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। 1/32। इस वाले की वैल्यू फिर से 1/32। ओके, तो अपना आंसर क्या सर? ये तो 1 से ज्यादा आ रहा है सर, ये तो 1 से ज्यादा आ जाएगा। मैंने कहा देखो, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आप तो चेक कर लो बस। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा, X2, अब X2 काम कर रहा है, सॉरी इसमें क्या गलती कर दी कि एक सेकंड, कोई भी बच्चा मेरे को मेरी गलती बता दे। मैंने एक मस्त गलती करी है, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग गलती करी है। आई मस्ट से, ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गलती कर रखी है। नहीं, तुम 5/3 पे आ गए भाई। मैं कह रहा हूं मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गलती करी है मैंने। कोई बच्चा बताए, जल्दी बता दो जल्दी, ताकि हम आगे बढ़े। एक बड़ी इंटरेस्टिंग गलती करी है, कोई बताएगा कि मैंने कहां गलती कर दी? मैंने यहां एक मस्त गलती करी है, पता है कहां? यहां, ये जो X2 है ना, X2 का मतलब होता है कि सेकेंड इंजन काम कर रहा है। सेकेंड इंजन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मैंने 3/32 लिख रखी है। सही है, यहां 1/4 आएगा,
है ना, इसीलिए मेरे को एक से बड़ी प्रोबेबिलिटी दिख रही थी कि 5/32 इंटू 4/1, आंसर इज 5/8। अरे x2 का मतलब है इंजन 2 काम कर रहा है भाई, वो 1/4 आएगा। ठीक है, अब आखिरी वाला आप कर लेना, आखिरी वाला मैं नहीं करने वाला। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 4 डाइसेस को एक साथ उछाला जाता है, या एक डाइस को 4 बार उछाला जाता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट फोर्थ डाइस, चौथे पे जो नंबर आ रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट D2 शोज ए नंबर अपीयरिंग ऑन वन ऑफ द D1 D2 D3, D1 D2 D3 पर कोई एक आ रहा है। क्या करा जाएगा भाई? द प्रोबेबिलिटी दैट D4 शोज ए नंबर appearing on one of the D1 D2 D3, probability that D4 shows one of the number, कोई आइडिया? 3 केस बनेंगे। हाँ, सरीफुल कह रहा है 3 केस। कौन कौन से 3 केस सोच रहा बेटा? अच्छा, D4 वो जो D1 पे दिखा रहा है, D4 वो जो D2 पे दिखा रहा है, D4 वो जो D3 पे दिखा रहा है, ऐसे। ठीक है, हाँ, तुम्हारा केसेस बताओ, क्या 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 सोच रहे हो, फटाफट फटाफट सोच लो। द प्रोबेबिलिटी दैट ईच हैविंग 6 फेसेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 6, चौथे पर, चौथी डाइस पर जो नंबर है, ठीक है, वो D1 D2 या D3 पर आने वाले किसी नंबर में से एक है। ये है क्वेश्चन, ये है हमारा, इनमें से किसी पर एप्लीकेबल है वो, कैसे आखिरकार ढूंढोगे? ठीक है, हाँ, सोचिए कैसे आखिरकार इसका आंसर ढूंढोगे। D4 पर जो आ रहा है, ठीक है, वो इनमें से किसी एक पर है। सृष्टि 1/6 इंटू 1/6 इंटू 3, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 3, बिल्कुल नहीं दोस्त, ये तो नहीं चलेगा बेटा। क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ, when all shows same number, when two shows same number and only one, ये मेरे को थोड़ा शब्दांशु जमा। अगर सारे के सारे सेम नंबर दिखा रहे हैं, सारे के सारे सेम नंबर दिखा रहे हैं, ओके, ठीक है, सारे के सारे सेम नंबर दिखा रहे हैं, ओके, और अगला जब 2 सेम नंबर दिखा रहे हैं और कोई एक ही सेम नंबर दिखा रहा है, पहले जो फर्स्ट पर दिखा और 2 3 पे नहीं दिखा रहा, ऐसे 2 पर और 3 पर नहीं। सब अलग अलग, सब सेम एंड एनी टू सेम, ओके। ये आपने करा है क्वेश्चन? कर लेंगे? अगर कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन भी ग्रुप में लगाओ, देखें कैसे सोचते हैं आप। मेरे को अच्छा लगेगा आप में से कोई बच्चा अगर ये सोचता है, ठीक है। इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या? अच्छा क्वेश्चन जिस पे आप धन्य हो जाओ। इंडिपेंडेंटली सॉल्व द, अब देखो 2013 में कैसा क्वेश्चन आया था बोर्ड लेवल का, 1 माइनस सबका उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये डन है अपनी तरफ से कॉपी में, ठीक है। बॉक्स वाले क्वेश्चन अभी अपन ने करे हैं, और इसके सिवा कोई और क्वेश्चन जिसके ऊपर अपन बात कर सकते हो? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड्स इन ए क्यू
द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल इज एटलीस्ट वन मोर देन द नंबर ऑफ द गर्ल्स अहेड ऑफ हर। इसको आप पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, लेकिन आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन है जरा सोचो। देखो ये क्या कह रहा है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर स्टैंड इन अ क्यू। 3 बॉयज हैं और 2 लड़कियां हैं। सपोज वो लड़कियां G1 और G2 है ना, 3 बॉयज B1 B2 B3 हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कि हर लड़की के आगे जितनी लड़कियां हैं उससे ज्यादा लड़के होने चाहिए। मैं यहां से देखो, ये अपन मतलब यहां पे बोर्ड है, यहां सपोज करो यहां बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड की तरफ अपन एक क्लास को खड़ा कर दिया है। तो इस लड़की के आगे है ना, इस लड़की के आगे सपोज कीजिए यहां एक लड़की है। ठीक है, तो इस लड़की की तरफ से देखें तो गर्ल 1 के आगे एक लड़की है और बॉयज है B1 B2 B3। ठीक है, B1 B2 B3 मैंने आपके सामने ऐसे रो में खड़ी करी है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो मैंने आपके सामने सीन दिखाया ना, कि इधर एक लड़की खड़ी है, उसके आगे एक और लड़की खड़ी है, फिर 3 लड़के खड़े हैं। ठीक है, और ये बोर्ड सामने की ओर है। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या इस लैंग्वेज को ये वाली बात सेटिस्फाई कर रही है क्या, बस इतना तो बताना है, बस इतना सा। फिर अगर आप ये बात समझ गए, मतलब ये अगर आप क्लिक कर गए, तो फिर बाकी तो मैं आपके लिए कर दूंगा फटाफट फटाफट। इसमें मेरे को 1 मिनट का भी टाइम लगेगा, फिर तो अपने लिए बच्चों का गेम हो जाएगा। आप सिर्फ हाँ ना भर देना कि अब आपको ये बात समझ में आ रही है क्या। हाँ भाई, ये सही है कि गलत है, बस फटाफट ये बता दो आप। जब इस आप ये से समझो, देखो ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी कि दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल। इस लड़की के आगे कितने लड़के हैं, इस लड़की के आगे कितने लड़के हैं, 3 लड़के। ठीक है, इस लड़की के आगे कितने लड़के, 3 लड़के। इस लड़की के आगे 3 लड़के। अच्छा, और इस लड़की के आगे कितनी लड़कियां हैं, इस लड़की के आगे कितनी लड़कियां हैं, 1 लड़की है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि किसी भी लड़की के आगे जितनी लड़कियां हो उससे ज्यादा लड़के होने चाहिए। तो अगर देखा जाए इस लड़की के आगे 1 लड़की है और 3 लड़के हैं, तो लड़के ज्यादा है, मतलब ये सही है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने इस गर्ल को यहीं पटका और B1 को यहां रख दिया और फिर अपन ने G2 B1 B2 कर दिया, B2 B3 कर दिया ऐसे। हालांकि मैं B2 B3 नहीं करूंगा, मैं बाद में B ऐसे लिख दूंगा, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूं। देखो अब इस लड़की के आगे कितने लड़के हैं, ठीक है, इस लड़की के आगे कितने लड़के हैं, ऐसा सोचना है बस। अगर बाय द वे आपने अगर ये सोच लिया ना, तो बस क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म है। जैसे आपने एक एक लड़का एक एक लड़की आप ऐसे इसमें रखते गए और क्वेश्चन हो जाएगा फटाफट फटाफट। ठीक है ना, यहां से अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आप सिर्फ सोचना है इसके बारे में। ठीक है, हालांकि कल के दिन पे हम लोग जब इस पर डिस्कशन करेंगे तो बाकी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, सारे कितने कहां तक के क्वेश्चन और बचे आपने। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अपन 20 मिनट्स में खत्म कर दें, और 20 मिनट्स के अंदर आप तैयारी करके आना पूरी। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस वी विल नेल डाउन एवरी क्वेश्चंस लाइक विद इन 20 मिनट्स में मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, कल तो नहीं है क्लास, लेकिन परसों के दिन पे, परसों भी नहीं क्लास, उसके अगले दिन पे है ना, कल के दिन पे हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है। ठीक है, तो याद रखना सुबह सुबह वाले पे बात करेंगे अपन, है ना। अब ये आपको देखना है कि सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे आपको कैसे इसको समझना है। ठीक है, अपन इस पे बात नहीं करेंगे कल, तो मतलब हम बात करेंगे थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन जरूर देख लेना आप सारे क्वेश्चन एक बार देख के आना। आज के दिन थोड़ा सा ठीक रहा, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं, परफॉर्मेंस आप थोड़ा और बढ़ाइए प्लीज। ठीक है, उसके बाद क्या चालू होगा, उसके बाद ऐसा देखो, अगर देखा जाए तो अपने पास छोटे छोटे टॉपिक है वो खत्म करने के मूड में हूं, और कॉनिक सेक्शन भी खत्म करने के मूड में, लेकिन मेरा कॉनिक सेक्शन को लेकर के थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कस, है ना। ठीक है, चलिए।